हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाले पार्ट में, हमारे फोर्थ लेक्चर है। और आज हम लोग एनालिसिस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने 11th क्लास में सीखा था कि हम लोग पीएनएल अकाउंट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। ये हमने 11th क्लास में सीखने के लिए हमने पीएनएल अकाउंट बोला। बट पीएनएल एक्चुअल में अकाउंट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। Statement of P&L is just a presentation of your financial performance. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ चुकी है, बट उसका जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस का जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन कौन बताता है? वो प्रेजेंटेशन बताता है स्टेटमेंट ऑफ P&L. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज not an account, it's basically a statement, it is just a presentation. No, statement of P&L is a statement that shows the financial performance of the company. ठीक, द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, हमें पता लग जाता है प्रॉफिट कमाया है हमने, लॉस कमाया है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास है इनकम वाला पार्ट, जिसमें है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमारी मेन इनकम है। ठीक है, अब इस मेन इनकम के अलावा अगर हमें कुछ भी मिलता है, वो होता है गेन। गेन मीन्स अदर इनकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी आ गया, यहाँ पे अदर इनकम भी आ गई। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस बन जाते हैं यहाँ पे आके। टोटल एक्सपेंसेस की जो टोटल है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस की टोटल आएगी। हम उस एक्सपेंसेस की टोटल को हमारी अदर टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे। तो जब हम टोटल इनकम में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स का आइटम माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब प्रॉफिट टैक्स करने के बाद, माइनस करने के बाद टैक्स को माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया हमारे पास। सो ये हमारा पूरा चार्ट है P&L का। अब देखो, अब इसमें से हम एक एक आइटम को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो, हमारा जो मेन बिजनेस है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जब भी आपके सामने वर्ड आए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आपको समझना उसको नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब क्या है? नेट सेल्स का मतलब है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी। फी अर्नड बाय द सर्विस कंपनी एंड द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्नड बाय द फाइनेंशियल कंपनी। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सेल्स। ठीक है, अगर सर्विस सर्विस प्रोवाइडर है तो फी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसको जो पैसा मिलता है वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। बट उसको जो पैसा मिलता है उसके लिए फीस है। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न। इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्न किसके लिए? फाइनेंशियल कंपनी के लिए, जो फाइनेंस पे पैसा देती है, उनके लिए जो इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो इनकी मेन इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम। जो नॉन ऑपरेटिंग कंपनीज है, नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो फाइनेंशियल कंपनीज है, ठीक है, ये जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम से बेसिकली जो हमारी मेन एक्टिविटीज से अलग है, वो है डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हमारा गेन है, अदर इनकम है। ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, हमने कोई प्रॉपर्टी बेची, उस पर पैसा कमाया, वो भी अदर इनकम है हमारे लिए। ठीक है, बेड डेट्स रिकवर्ड, हमारे पहले हमने बेड डेट्स मान लिया था, वो रिकवर हो गया, वो पैसा आ गया, अदर इनकम है हमारे लिए। इंटरेस्ट अर्न बाय ऑन फिक्स डिपॉजिट बाय ट्रेडिंग कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को जब इंटरेस्ट मिलता है तो वो उसके लिए अदर इनकम में आ जाता है, गेन है। ठीक है, डिविडेंड अर्न बाय ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग कंपनी दुकानदार है, उसने टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीद रखे हैं, टाटा मोटर्स ने उसको डिविडेंड पे किया, तो दैट इज डिविडेंड। और डिविडेंड कौन सी इनकम है? उसके लिए अदर इनकम, गेन है। ठीक है, नाउ इन द केस ऑफ फाइनेंस कंपनीज, जो कंपनी फाइनेंस का बिजनेस करती है, जो पैसे उधार पे देती है, ठीक है, उनके लिए डिविडेंड क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एज ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उन कंपनी का मेन बिजनेस क्या है? उन कंपनी का मेन बिजनेस है पैसा उधार पे देना। अगर उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, उनको डिविडेंड मिला है, या उन्होंने किसी को ब्याज पे पैसा दिया है, और अगर उन्हें इंटरेस्ट मिला है, तो उनके लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मतलब मेन एक्टिविटी, वो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, मेन एक्टिविटी बिजनेस है उनके लिए। सो दिस इज बेसिक ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम्स। इन दोनों का टोटल कर देते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। दिस इज टोटल रेवेन्यू।
ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये इंडिविजुअल आइटम्स को हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट। अब हमारे पास तीन आइटम है जो पहले उन पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। ये तीन आइटम्स है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस इन स्टॉक इन ट्रेड। तो देखो हमने इसको कैसे डिवाइड किया है, ये कैसे बना है इसको समझो, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी वे में समझ में आ जाता है हमें। इसका लॉजिक क्या है, इसको पीएनएल को इस फॉर्मेट में बनाने का, ये जो फॉर्मेट बना है, देखो इसमें सबसे पहले बाइफर्केशन किया गया है टाइप ऑफ बिजनेस, कि जिस हम जो पीएनएल बना रहे हैं तो हमें देखना है कि हमारा बिजनेस का टाइप क्या है। हमारा बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है, ट्रेडिंग मतलब इधर से चीज़ें खरीदना और इधर बेच देना। हमारा बिजनेस हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब रॉ मटेरियल परचेज करना, फिर उसको डब्ल्यूआईपी में वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करना, फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो पहले तो बाइफर्केशन आ रहा है बिजनेस की वजह से, ट्रेडिंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब ट्रेडर क्या करता है, जो ट्रेडिंग बिजनेस है वो क्या करता है, वो सिर्फ इधर से परचेज करता है गुड्स को और इधर बेच देता है, उसका यही काम है बस। अब उसको रॉ मटेरियल के क्लासिफिकेशन से, डब्ल्यूआईपी के क्लासिफिकेशन से और फिनिश गुड्स के क्लासिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रेडर है, सिर्फ व्यापार कर रहा है, इधर से खरीद रहा है इधर बेच रहा है, तो इसका मेन बिजनेस है ट्रेडिंग है। देखो अगर एक ट्रेडर है, ट्रेडर के लिए अगर ट्रेडर वीट बेचे, गेहूं बेचे, फ्लावर बेचे, आटा, फ्लावर बेचे या ब्रेड बेचे, देखो वीट वीट क्या है, रॉ मटेरियल, फ्लावर क्या है, डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस, और ब्रेड क्या है, फिनिश गुड्स। इसको कोई मतलब नहीं है कि इन तीनों में बाइफर्केशन क्या है। वीट भी बेच सकता है ये, उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, फ्लावर बेचेगा तो भी स्टॉक इन ट्रेड है, और ब्रेड बेचेगा वो भी स्टॉक इन ट्रेड है। मतलब जो ट्रेडर है, ट्रेडर के लिए कोई बाइफर्केशन नहीं है। ट्रेडर के लिए जो भी माल वो बेच रहा है, जो भी गुड्स बेच रहा है, वो सारे के सारे गुड्स उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, सिंपल सी बात है, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। वो कुछ अलग से रॉ मटेरियल बना के या डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स बना के नहीं बेच रहा है, इधर से खरीद रहा है, कुछ भी खरीद रहा है, कुछ भी बेच रहा है, सब कुछ उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। तो ये जो बाइफर्केशन है ट्रेडर के लिए। अब मैन्युफैक्चरर के लिए देखते हैं। देखो मैन्युफैक्चरर जो खरीदता है सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदता है, फिर वो मिडिल स्टेज में आता है डब्ल्यूआईपी, इसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी फिनिश गुड्स कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अंडर प्रोसेस है, और ये है फिनिश गुड्स। इसके लिए तीन बाइफर्केशन है क्योंकि मैन्युफैक्चरर है। तो देखो ये बाइफर्केशन कैसे बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास इसमें बाइफर्केशन कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दिस इज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये कैसे बना ये भी देखते हैं हम। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, ये कैसे बना ये भी देखेंगे हम लोग। और फिर हमारे पास थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कैसे बना देखो, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, कैसे बने हैं ये देखना हमें। हमारे पास जो नीचे बाइफर्केशन दे रखा है, उस बाइफर्केशन से हमें पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये तीनों कैसे बने। ठीक है, सी दिस। देखो सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ स्टॉक, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल वाला जो पार्ट है उसमें ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, इन तीनों को मैंने येलो मार्क किया। ठीक है, तो उससे क्या बन गया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये येलो वाला जो आइटम्स है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का परचेजेस और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, इस रॉ मटेरियल वाले आइटम से बना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, इससे बन गया हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हमने ब्लू को रखा है, वो ब्लू है हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड जो ट्रेडर ने परचेज किया वही इसमें आएगा, सिर्फ हम परचेजेस ले रहे हैं यहाँ पे, हमने और कुछ नहीं लिया है। जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें सिर्फ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, हमने सिर्फ परचेज किया है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किससे बना है, ये वाला पार्ट बना है रॉ मटेरियल से। ठीक है, और ये वाला पार्ट बना है परचेजेस से, सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड का परचेज लिया है। अब ये जो नीचे पिंक में कर रखे हैं हमने सारे, ये सब चेंज इन स्टॉक है। देखो इसमें स्टॉक इन ट्रेड भी आ गया। अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए चेंज इन स्टॉक क्या होगा, ये पिंक वाले जो दोनों है ओपनिंग और क्लोजिंग, तो आपके लिए हुआ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, दैट विल बी चेंज इन स्टॉक।
ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये चेंज इन स्टॉक हो जाएगा आपके लिए। ये दोनों पिंक वाला, ये वाला और ये वाला। अच्छा, अब ये जो WIP है, WIP हम कभी भी खरीदते नहीं है बाजार से, हम बनाते हैं, तो इसमें परचेज नहीं होगा, इसमें सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग होगा। इसमें भी फिनिश गुड्स में भी ओपनिंग क्लोजिंग होगा, क्योंकि हम बाजार से खरीदते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, सॉरी मैंने नेशनल इनकम के हिसाब से लिख दिया है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अकाउंट्स के हिसाब से चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स के हिसाब से चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है, चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक्स में, उसमें चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। दिस इज बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो WIP का ओपनिंग क्लोजिंग है और फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देंगे तो इसके लिए चेंज इन स्टॉक बन जाएगा। तो चेंज इन स्टॉक हमारा थर्ड आइटम है, वो इन से बना। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो इन दोनों का चेंज इन स्टॉक, अगर आप ट्रेडर हो तो इन दोनों का चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग और ओपनिंग। तो ये जो थर्ड आइटम है ये बना है चेंज इन स्टॉक इस तरह से, ये वाला आइटम थर्ड आइटम। तो इस तरह से तीनों आइटम बने, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री, दैट इज फिनिश गुड्स, WIP इन स्टॉक एंड ट्रेड। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये तीनों समझ लो आप, बस इससे पूरी याद हो जाएगा कि हाँ किस तरह से बने ये लोग। अब है हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो भी पैसा हमने एम्प्लॉयज़ को दिया, ठीक है, वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसमें सिर्फ आएगा रॉ मटेरियल वाला पार्ट, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग। ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, इसमें सिर्फ परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड आएगा, जो किसने परचेज किया, ट्रेडर ने। और चेंज इन इन्वेंट्री, ये सब तीनों है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक, नाउ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस means payment made to or benefit of employees, that is wages, salaries, bonus, leave encashment, staff welfare expenses, employee compensation expenses, ESOPs, ये सब आ जाएंगे हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। अब हम बात करते हैं फाइनेंस कॉस्ट की। फाइनेंस कॉस्ट मतलब आपने बाजार से लोन लिया है, उधार लिया है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट, जो आपकी बोरोइंग्स है। फाइनेंस कॉस्ट का बेसिक मीनिंग है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स सच एज टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट। ये आपके लोन्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट लिमिट है, इन पे जो भी आपने पब्लिक डिपॉजिट्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, ये जो आपने इशू किए, जो बोरिंग्स करा है, पैसा बोरो करा है, उस पे जो भी आपने ब्याज दे रहे हो आप, वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बोरिंग्स सच एज लोन प्रोसेसिंग फी। अगर आप लोन ले रहे हो और आपने प्रोसेसिंग फ़ी पे करी है, तो प्रोसेसिंग फ़ी भी आपके फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स, आपने 100 रुपये का डिबेंचर 90 रुपीज़ में इशू किया है, आपने 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है डिबेंचर होल्डर्स को, ये जो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, ये भी आपके फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अगर आपने प्रीमियम पे किया है डिबेंचर रिडम्पशन के समय या शेयर रिडम्पशन के समय, देखो कैसे, आपने 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया था, अब आप उसको रिडीम कर रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो उसका 110 रुपये पे, तो जो 10 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो 10 रुपये एक्स्ट्रा क्या आपका फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपके बैंक के रेगुलर बैंक चार्जेस है, जो आपसे बैंक रोज़ाना चार्ज करती है, वो आपका एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस में आता है, फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आता। हमेशा याद रखो, बैंक चार्जेस कभी फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आते। बैंक चार्जेस नॉर्मल है, वो आपको फाइनेंसिंग नहीं है, वो तो चार्जेस, सर्विस चार्जेस है। बैंक आपसे सर्विस के लिए पैसे ले रहा है, बैंक आपसे ब्याज नहीं ले रहा, सर्विस के लिए पैसे ले रहा है, तो वो अदर एक्सपेंसेस में आएगा बैंक चार्जेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अगर आपके पास टेंजिबल असेट है, जैसे मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, अगर आपके पास टेंजिबल असेट है तो यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन। अगर आपके पास इनटेंजिबल असेट्स है, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ठीक है, ये सब, उन पे चार्ज होता है अमोर्टाइजेशन। तो जो भी आपने पूरे साल भर में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन चार्ज किया, वो सारा का सारा पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट बचता है हमारे पास अदर एक्सपेंसेस, जिनको ऊपर कहीं जगह नहीं मिली, वो अदर एक्सपेंसेस है, जैसे कैरिज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट है, कैरेज आउटवर्ड्स इनडायरेक्ट है। अभी हमने एक पढ़ा था बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस भी अदर एक्सपेंसेस में आएगा। तो जिनको कहीं ऊपर कैटेगरी में जगह नहीं मिली, वो सब आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में। अदर एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो यहाँ पे आके हमारे सारे एक्सपेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, हम लास्ट में बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स का डिटेल है हमारे लिए,
कि हमने जो पीएनएल में अटैच किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, इन दोनों में जो हमारी डिटेल्स है, इन दोनों में जो भी आइटम्स, उन सब के आइटम्स की डिटेल्स किस में मिलेगी आपको? नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है, तो notes to accounts is a statement attached to the financial statements and is a part of financial statement. It is detailed. It has details of items of balance sheet and statement of P&L. जो अपने बैलेंस शीट के आइटम्स है जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन सब आइटम्स की जो डिटेल्स है, जो इनका जो अंदर का डिटेल मटेरियल है, वो सारा नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगा आपको। एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपके जो कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसीज है और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो सब आपको नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगी। सो नोट्स टू अकाउंट्स आर बेसिकली डिटेल इन्फॉर्मेशन। ये आपको यहाँ पे आके डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। यू गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नोट्स टू अकाउंट्स। सो गाइज यहाँ पे आके हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने पीएनएल के बारे में पढ़ लिया कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैसे बना। अब नेक्स्ट क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑलरेडी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट कर दिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो भी मैंने लेक्चर तीन चार लेक्चर पोस्ट किए हैं। ठीक है, वो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं। अब हमारे पास इस बुक में बचता है रेशियो एनालिसिस। इस क्लास के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एनालिसिस। हर एक रेशियो को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे, वो फार्मूला कैसे बना वो पढ़ेंगे और फिर उसको कैसे सॉल्व करना वो सीखेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।